नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वैसे तो मैं कहानी से पहले या कहानी के बाद में अपनी बातें नहीं रखता। शायद मेरी बातें रख देने से कहानी के कथानक पर या कहानी में आपकी समझ पर कुछ परिवर्तन आ जाए। इसी भय से, इसी संदेह से मैं अपनी बातें कभी आप तक नहीं पहुँचाता। मैं प्रयास करूँगा कि आगामी जो कहानियाँ हों उसमें मेरी बातें रखूँ, लेकिन उसके लिए हम अलग से कुछ कहानी या हर एक कहानी पर एक अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आज की कहानी या यूँ कहें आज का व्यंग्य दूसरी कहानियों से थोड़ा अलग है, थोड़ा भिन्न है। आज आपके सामने एक तरफ एक तस्वीर है जिसमें प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ बैठकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और जब पहली बार मैंने ये फ़ोटो देखा था, तब वाक़ई मेरे मन में भी बहुत सारी बातें बहुत सारे प्रश्न उठे थे। मैं तो उस पर कुछ लिख नहीं पाया, लेकिन हरिशंकर परसाई, जो व्यंग्य के हस्ताक्षर माने जाते हैं, प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, उन्होंने अपनी कलम ज़रूर चलाई थी, जिसे मैंने बाद में पढ़ा और आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वही प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई की रचना है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शायद आपके मन में भी कुछ प्रश्न उठ उठ जाएँ और शायद आप भी प्रेमचंद से कुछ बातें कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का व्यंग्य, प्रेमचंद के फटे जूते। हरिशंकर परसाई, स्वर है प्रवीण दीक्षित का। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगलियां बाहर निकल आई हैं। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूं, फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है, तो पहनने की कैसी होगी? ना, नहीं, इस आदमी की अलग-अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है, वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूं। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे, कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है? फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूं, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे गए कोट से वर दिखाई करते हैं, मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते ना बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है।
टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या 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 कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है। उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है, पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी हुई है, पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूं। कैसे फट गया यह, मेरी जनता के लेखक? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा करते हो। क्या क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूं, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूं और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने जो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूं, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूं, उंगली का इशारा समझता हूं, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूं। देखिए, आज जब बात कर ही रहा हूं तो कुछ बातें और तफसील से आपके साथ रख सकूं। यहां जिस
बारे में बात चल रही है, वह केवल चित्र से खींची गई तस्वीर नहीं है। यहां पर कई सारे प्रतीक हैं, जैसे जूता यहां पर एक प्रतीक है, यहां पर टोपी एक प्रतीक है। टोपी और जूते का अनुपात या मूल्यानुपात करना यह भी एक प्रतीक है। यहां पर एक मुस्कान भी प्रतीक है। यहां पर जिन पात्रों की बात की जा रही है वह भी एक प्रतीक है। यहां पर और आगे भी बढ़ें तो आपके सामने नाम आता है कि भाई इन्होंने समझौता कर लिया या इन्होंने ठोकर मारी। तो ठोकर मारने से तात्पर्य यहां पर पुरानी रूढ़ियों से है। पुरानी रूढ़ियों को ठोकर मार मार कर जिस तरह से प्रेमचंद ने अपनी लेखनी में एक अलग तरीके से चीजों को रखा सामने, और इसके कारण वहां उस समय के पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों को इसका एहसास हुआ, उनके अंदर कुछ बदलाव हुआ। तो ये बदलाव यहां पर दिखाई देता है। हम सभी कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से पुरानी रूढ़ियों पर सीधे सीधे पटाक्षेप करने से बचते हैं। हम कभी भी किसी पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से बचते हैं, लेकिन यहाँ प्रेमचंद बेबाक टिप्पणी करते थे और इसी वजह से शायद उनका बायां जूता फट गया है। अब ये कितनी बारीक बात है, शायद हम लोग इतना नहीं सोच सकते थे जितना परसाई इस बारे में सोच सके और लिख सके। तो आपको कैसा लगा ये व्यंग, जरूर मुझे लिखकर बताइएगा। कमेंट का इंतजार रहेगा। होगी अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।